साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बलमूचू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विषैली होती तो अब तक जेएमएम को मर जाना चाहिए था। उल्टे कांग्रेस का अमृत पीकर जेएमएम के पंख निकल आए हैं। जेएमएम अब फड़फड़ा रहा है। तो देखिए, ये बड़ा बयान सामने आया है कांग्रेस की तरफ से। तो देखिए, दिवाकर तिवारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिहार झारखंड के प्रदीप बलमूचू के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए साक्षी, लगातार जो है कांग्रेस और जेएमएम के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही है और ये तल्खियां तब बढ़ी है जब जेएमएम ने असम में कुछ सीटें मांगी थी कांग्रेस से कि गठबंधन में वो चुनाव लड़ना चाहती है और कुछ सीटों पर वो उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। इससे पहले जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस से नाराज थी जब गठबंधन में महागठबंधन में जेएमएम को सीटें नहीं मिली थी। तो लगातार गाहे बगाहे जेएमएम के नेता जो है कांग्रेस के नेताओं को घेर रहे हैं और जब सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस विषैली है, तो अब जो है झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमूचू ने कहा है कि हम जो है विषैली नहीं, यानी कि कांग्रेस विषैली नहीं बल्कि कांग्रेस के अमृत से ही जेएमएम जो है जेएमएम के पंख निकल रहे हैं। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जेएमएम किस तरीके से आसाम आकर चुनाव लड़ रही है और आसाम में कांग्रेस को हराने के लिए जेएमएम चुनाव लड़ रही है। उनका इशारा इस तरफ है। तो दिवाकर जी, ये कह सकते हैं कि जो असम चुनाव में जेएमएम ने फैसला लिया अकेले चुनाव लड़ने का, इसको लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है? जी बिल्कुल। और जेएमएम के नेता ने भी अभी पिछले दिनों ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि कांग्रेस विषैली पार्टी है। तो अब दोनों ही पार्टियों के बीच लगातार बयानबाजी चल रही है और तल्ख बयानबाजी हो रही है। अब देखना है कि आसाम चुनाव खत्म होने के बाद क्या ये बयानबाजी और बड़ा रूप ले सकती है। क्या दोनों गठबंधन के जो दल हैं, महागठबंधन के जो दल हैं जेएमएम और कांग्रेस, उनके बीच सीज फायर होता है या सीज फायर ना होके ये हमले और तेज होंगे? क्योंकि जब हमले तेज होते जाएंगे और वरिष्ठ नेता इस बयानबाजी में शामिल होंगे तो जरूर संबंध में खटास आ सकती है और आगे गठबंधन के भी भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है। तो इसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं झारखंड में भी देखने को मिल सकता है, ऐसा कह सकते हैं? जी बिल्कुल। अभी स्थिति ये है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कैंपेन कर रहे हैं। वो अपने उम्मीदवारों के पक्ष में आसाम में चुनावी अभियान में लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जब अपनी सभाओं में जा रहे हैं तो वो कांग्रेस बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी हमलावर हैं। तो ऐसे में जब कांग्रेस के नेता जो झारखंड कांग्रेस से जो नेता गए हैं वहाँ चुनाव प्रचार में, वो जेएमएम पर लगातार अपनी खींच निकाल रहे हैं कि जेएमएम को चुनावी मैदान में नहीं होना चाहिए था। यहाँ मुकाबला सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। और कहने के लिए तो कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के मदद में जेएमएम यहाँ उतरी है और बीजेपी की ही मदद कर रही है जेएमएम। तो अब दोनों ही पार्टियों के बीच तल्खी इस कदर बढ़ गई है कि इस तरह के बयान किए जा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि कांग्रेस विषैली है, तो कांग्रेस कह रही है कि आपके पंख निकल रहे हैं, आप झारखंड के बाहर फड़फड़ा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है, इशारों में कह रहे हैं कि आप आसाम आकर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं जब मुकाबला सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। विपक्षी वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए, तो आप सीधे सीधे बीजेपी की मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिवाकर। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रही, जहां जेएमएम और कांग्रेस के बीच ये खटपट देखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि असम चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। असम विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी मुखर है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद मोर्चा संभालते हुए पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में असम के
सरूपथर विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम प्रत्याशी साहिल मुंडा के समर्थन में आयोजित की गई इस विशाल चुनावी जनसभा को हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साहिल मुंडा का क्षेत्र नई उम्मीद बताया और विरोधियों पर जमकर राजनीतिक प्रहार किया। हम तो कई गांव में गए, गांव में तो ये हालत है। प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, सबको पक्का मकान, कितने को पक्का मकान मिला जरा बताएं। आप लोग तो तीसरी आंख है, आप लोग को तो दिखाना चाहिए। तो चाय बगानों में मजदूरों की क्या हालत है, आज बिजली, पानी, सड़क जो मूलभूत सुविधा है उनकी क्या हालत है, अस्पतालों का क्या हालत है। ये तो सवाल नहीं, आपको हमसे नहीं सरकार से पूछनी चाहिए। और आज तो डबल इंजन की सरकार है, ये तो प्रायोरिटी स्टेट है। आज तो सबसे भारतीय जनता पार्टी का प्रिय राज्यों में से एक है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग दोहराई। आदित्य साहू ने कहा कि बीजेपी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। गिरफ्तार आरोपी से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। तो हजारीबाग हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां नाबालिग हत्याकांड को लेकर सियासत तेज है। ये दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा और इसी हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जो सेवा के माध्यम से जनता की भी सेवा करने का काम करते हैं। आज उस दिन कहां गए थे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, चाहे अन्य पार्टी के कार्यकर्ता, क्यों उस मुखिया के घर में जाकर के उसके दुख को बांटने का काम किया था। आज राजनीतिक करके सड़कों पर उतर करके जब उसकी गिरफ्तारी हो गई उस सड़कों पर झंडा लगा करके खुशियां मना रहे हैं। और आज से 4 दिन पहले रामगढ़ जिला के चित्रकूट थाना का एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। क्या बोलेंगे इसमें आप? झारखंड की पहचान हत्या, डकैती, दुष्कर्म के नाम से बदलाने का काम कर रहे हैं। जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सोनारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महिला समेत 4 ब्राउन शुगर तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 43 पुड़िया ब्राउन शुगर और 6,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। सोनारी थाना क्षेत्र के दुमोहनी पुल के पास ये गिरफ्तारी की गई है। तो बड़ी खबर जमशेदपुर से दिखा रहे जहां महिला समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सोनारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उसको रोका गया और विधिवत एनडीपीएस के नियमों का अनुपालन करते हुए उनकी तलाशी लेकर और जो अग्रतर कार्रवाई की गई तो इन लोगों के पास से कुल 43 पुड़िया, जिसमें छोटे और बड़े दोनों ही साइज के हैं, जिसका फिर वजन कराने पर 5 ग्राम कुल वजन हुआ, वो बरामद हुआ। इस संबंध में उनके द्वारा ये बताया गया कि इन लोगों के द्वारा व्यावसायिक रूप से इन नशीले पदार्थों का व्यापार किया जाता है, खरीद बिक्री की जाती है। खबर लातेहार से है जहां नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सुरक्षा बलों के अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बढ़ते दबाव के कारण अब नक्सली संगठनों में खलबली मची हुई है। इसी कड़ी में नक्सली संगठन जेजेएमपी के हार्डकोर नक्सली और 5 लाख रुपए के इनामी सुरेंद्र लोहरा ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। जो हमारा प्रयास है, हमारे पुलिस अधीक्षक का प्रयास है, हमारे समादेष्टा का प्रयास है और हमारी पूरी टीम का प्रयास जो है, हमारे पुलिस बल भी हैं, हमारे सुरक्षा बल के लोग हैं और जो सबसे ज्यादा प्रयास है
वो सुरेंद्र की परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों का है, समाज का है, जिसकी वजह से वो निर्णय लिए कि हम पुलिस के समक्ष या सुरक्षा बल के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे और उसी आलोक में आज हम यहाँ पे एकत्रित हैं। उनकी पत्नी और उनके बच्चों का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने उन्हें लगातार प्रेरित किया कि आप मुख्य धारा में लौटें। बड़ी खबर बोकारो से सामने आ रही है, जहां बेरमो के सेंट्रल कॉलोनी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां अकेली रह रही शिक्षिका विभा सिंह पर देर रात एक हमलावर ने घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। हमले में उनकी गर्दन पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें तुरंत सीसीएल केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो देखिए, बोकारो से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां महिला शिक्षिका पर जानलेवा हमला किया गया है। सोने गए तब नींद में चले गए। अचानक हमको लगा जैसे कि सपना हम देख रहे हैं, कोई मेरे गला पे चाकू चला रहा है। लेकिन दूसरे बार जब वो चाकू चलाया तो मेरा नींद टूट गया दर्द से। हकीकत में कोई हम पे चाकू चला रहा है, और जब वैसा देखे तो हम अपने आप को छुड़ाने का प्रयास किए और चिल्लाने लगे, लेकिन वो एक हाथ से हमको दबाए हुए थे, दूसरे हाथ से चाकू चला रहा था। बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के दूररता गांव में पारिवारिक जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। करीब 3 महीनों से 1.17 एकड़ जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। खबर रामगढ़ से है, जहां रजरप्पा स्थित मां चिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। एसडीओ अनुराग तिवारी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने मंदिर क्षेत्र का दौरा कर 254 दुकानदारों को 15 दिनों में जगह खाली करने का नोटिस दिया है। प्रशासन ने होटल संचालकों, दुकानदारों और पुजारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की जानकारी दी। दरअसल क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इस बीच झारखंड हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई हो चुकी है, जिससे कार्रवाई तेज हो गई है। खूंटी से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां तोरपा क्षेत्र में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई हैं। जानकारी के मुताबिक स्कूल छुट्टी होने के बाद तीनों बच्चे तालाब की ओर खेलने चले गए। खेलते खेलते वो तालाब के पास पहुंचे, नहाने के लिए तालाब में गए और गहरे पानी में डूब गए। बच्चों को ढूंढते ढूंढते घर वाले तालाब के पास पहुंचे तो कपड़ा तालाब के किनारे रखा हुआ मिला। उसके बाद गांव के युवकों ने तालाब में घुसकर बच्चों के शव को बाहर निकाला। अब बात करते हैं स्कूल पब्लिशर गठजोड़ से बढ़ी किताबों की कीमतों की, जिसके चलते अभिभावक परेशान हैं। 10 से 15% तक हर साल कीमतों में वृद्धि हो रही है। पूरे सिस्टम में किताब का 120 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। किताब 10 गुनी महंगी, निजी स्कूल में बुक वाली लूट, शिक्षक का उद्देश्य भले ही ज्ञान देना हो, लेकिन मौजूदा दौर में ये अभिभावकों के लिए महंगा सौदा बन गया है। स्कूलों और प्रशंसकों के बीच कथित गठजोड़ के कारण किताबों की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। स्थिति ये है कि जहां एनसीईआरटी की कक्षा 1 की किताब मात्र 260 रुपए में उपलब्ध है, वहीं निजी स्कूलों में तो किताबों का पूरा सेट 3,442 रुपए तक बेचा जा रहा है, जो आम परिवारों की जेब पर भारी पड़ रहा है। हैं कि कहीं बुक्स में जो है अति कम रेट के बुक्स को बहुत अत्यधिक रेट में लेते हैं, और जो है कोई दूसरे हेड के में लेते हैं, लैबोरेटरी या कोई इस तरह का, तो वो सारे चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए ये कमेटी गठित की। कक्षा 1 से 8 तक के कोर्स में सबसे ज्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि इन कक्षाओं में
अतिरिक्त विषयों की किताबें ज्यादा शामिल हो जाती है। इनकी कीमत 200 से 400 रुपए तक होती है। इसी कारण इन कक्षाओं में एनसीईआरटी किताबों की हिस्सेदारी केवल 30% है, जबकि कक्षा 9 से 12 तक ये बढ़कर 60% हो जाती है। एजुकेशन बहुत महंगा होता चला जा रहा है। अगर हम लोग अपने समय से कंपेयर करें तो काफ़ी महंगाई भी बढ़ रही है और एजुकेशन का कॉस्ट बहुत बढ़ता चला जा रहा है। लगभग 3000 के आसपास में, 6,000 के आसपास में दोनों बच्चा को पढ़ा। बच्चे कौन क्लास में है? एक 3 में है और एक 6 में। पिछले साल और इस साल में वही 10%, 15% अगर कंपनी का बुक जो आ रहा है, जो भी किताबों की कीमतों में हर साल 10 से 15% तक की वृद्धि हो रही है। पिछले साल जहां कक्षा 1 के लिए अभिभावकों को लगभग 3500 रुपए खर्च करने पड़े थे, तो वहीं इस साल ये राशि बढ़कर 5195 रुपए हो गई है। 65 रुपया की 3 किताबें होती है, हिंदी इंग्लिश में। हाँ, टोटल कितना हुआ? 65 × 3 195 रुपये। और दूसरी की उसका है सो कभी वार्षिक शुल्क के नाम पर, कभी विकास शुल्क के नाम पर, और हर साल ट्यूशन फी है सो बढ़ा दिया जा रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के गार्जियन को बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना। जानकारी के मुताबिक इस पूरे सिस्टम में करीब 120 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है, जिसमें से लगभग 36 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में जुड़े पक्षों तक पहुंचता है। सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में एनसीईआरटी किताबों के साथ निजी प्रशंसकों को रेफरेंस बुक लेना भी लगभग अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे अभिभावकों की परेशानी और बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। अच्छी खबर जमशेदपुर से है, जहां प्रदेश की पहली हाईटेक लाइब्रेरी की स्थापना हुई है। सालों से कबाड़ पड़ी लाइब्रेरी को जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन के सम्मान में बनाया गया है। नीली ऊंची कांच की बिल्डिंग, चमचमाती कुर्सियां, व्यवस्थित रखी किताबें, प्रज्वलित होता दीपक। ये शानदार तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर जिले के देशोम गुरु मेमोरियल लाइब्रेरी की है। इसकी स्थापना जेएमएम के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के सम्मान में की गई है। यह लाइब्रेरी प्रदेश की पहली हाईटेक लाइब्रेरी है। आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। बेहतरीन पुस्तकालय हम लोग जमशेदपुर की जनता को डेडिकेटेड समर्पित किए हैं। कबाड़ हो चुकी थी इस जमशेदपुर की हाईटेक लाइब्रेरी को फिर से बनाना बच्चों के लिए वरदान है। पूरे लाइब्रेरी की दीवारों पर आंदोलन की कहानी और आदिवासी समाज की संस्कृति को दर्शाया गया है, जिससे युवा पीढ़ी पढ़ाई के साथ साथ प्रदेश की संस्कृति और आंदोलनकारी इतिहास की जानकारी लेंगे। इसको हम लोग आईटी से भी सुसज्जित करेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में भी स्थापित होगा। और केवल किताबें ही नहीं, कंप्यूटर्स और हर प्रकार की वो फैसिलिटी जो एक अल्ट्रा मॉडर्न लाइब्रेरी के लिए आवश्यक है, वो बहुत जल्द सभी चीज आपको देखने को मिलेगी। इस सरकारी भवन में गरीब बच्चों के मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था भी है। तो निश्चित रूप से जो गुरुजी का सपना था, गुरुजी का जो सोच था, वो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लाइब्रेरी के लिए मैं ढेर सारा साधुवाद जिला प्रशासन को करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से इस भवन को पुनः जीवित किया गया। इसी छत के नीचे इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस तमाम कोर्स, यहाँ किताब और कोचिंग दी जाएगी। इस सरकारी हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधाओं की अगर बात की जाए तो लाइब्रेरी में 30,000 किताबों का संग्रह, 120 बच्चों के बैठने की क्षमता, साइंस सेंटर और कोचिंग की सुविधा, कॉपी सेंटर और बैंक की सुविधा, पूरी लाइब्रेरी में एसी के साथ साथ वाईफाई की सुविधा। जमशेदपुर के आसपास के गांव के युवाओं के लिए ये लाइब्रेरी उनके सपनों को उड़ान देने वाला है। बच्चे अपने पढ़ाई के साथ साथ झारखंड के आंदोलनकारियों की कहानी जो है वो पढ़ सकेंगे। हालांकि अब इसके खुलने के बाद सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, आसपास के तमाम जिलों के ग्रामीण बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। असम में कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसे राहुल गांधी ने लॉन्च किया। 4 अलग अलग शहरों में इस घोषणा पत्र को पेश किया गया। इस मौके पर झारखंड सरकार की मंत्री और असम चुनाव की स्टार प्रचारक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि ये मैनिफेस्टो सिर्फ चुनावी दस्तावेज नहीं, बल्कि असम की जनता की आकांक्षाओं और संघर्षों का प्रतिबिंब है। उन्होंने बताया कि असम में गांव, चाय बागान के श्रमिकों, युवाओं, महिलाओं और
मेहनतकश वर्ग की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। आज आसाम में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की जो गारंटीज हैं, आसाम में कांग्रेस की सरकार बनने पर जो गारंटीज हैं उसको लॉन्च किया है और अन्य 4 सिटीज में भी तेजपुर, डिब्रूगढ़, सिलचर और यहाँ गुवाहाटी में मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया और कांग्रेस 5 महत्वपूर्ण गारंटी दे रही है। हम लोगों ने 11 पॉइंट्स रखे हैं। अब खबर सिमडेगा से है, जहां हाथी प्रभावित लोगों के बीच वन विभाग ने मुआवजा राशि का वितरण किया। कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोगाड़ी की उपस्थिति में 5 लाभुकों को कुल 8,42,400 रुपए दिए गए। हाल के दिनों में हाथियों के हमलों से जान माल की भारी क्षति हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। नुकसान के अनुसार मुआवजा प्रदान किया गया। विधायक ने कहा कि सिमडेगा में हाथी बड़ी समस्या बन चुके हैं और उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाकर स्थायी समाधान की मांग की है। निश्चित तौर से मुआवजा इसका स्थायी समाधान नहीं है, पर जो घटनाएं घट जाती हैं फिर प्रभावित परिवारों को सरकार की तरफ से मुआवजा के लिए जो प्रावधान है उसी के तहत उनको वितरण किया गया। और इस बार भी मेरा विधानसभा में क्वेश्चन था कि जो भी मुआवजा दिया जा रहा है यह अभी के महंगाई की परिस्थितियों में यह काफ़ी नहीं है, इसे बढ़ाया जाए। सरकार इस पर विचार कर रही है और वन प्रबंधन के लिए भी मैंने सदन में रखा था ताकि वन विभाग और ग्राम सभा मिलकर हाथी प्रभावित क्षेत्रों में हाथियों के खाने और पीने से संबंधित वृक्षों को लगाएं। और इसका स्थायी समाधान के लिए एक और सुझाव मेरे तरफ से था, जिस गांव में हाथियों का हमेशा से आतंक रहा है, नुकसान पहुंचाते रहे हैं, वैसे गांवों को चिन्हित कर वहां एक गोडाउन बनाया जाए जिससे कि लोग अपने अनाजों को वहां पर रखें, क्योंकि अनाज को लेकर ही, खाने को लेकर ही हाथी और मानव समुदाय में संघर्ष है। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा खुलासा। बिहार में अपहरण उद्योग पर पूर्व डीजीपी ने यह बड़ा खुलासा किया है। एक आईपीएस की रणनीति से इसकी शुरुआत हुई थी। बगहा बेतिया में पहले सक्रिय थे डकैत। तत्कालीन एसपी पर रोकने का दबाव था। अपराधियों की अपहरण की सलाह दी गई थी। आईपीएस अधिकारियों का नहीं लिया पूरा नाम, आंध्र कैडर के अधिकारी के नाम पर साधी चुप्पी। तो गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने अपहरण उद्योग पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि एक आईपीएस की रणनीति से इसकी शुरुआत हुई थी। बगहा बेतिया में पहले सक्रिय थे ये डकैत। तो गुप्तेश्वर पांडे ने ये बड़ा खुलासा किया है। तत्कालीन एसपी पर रोकने का दबाव था, ऐसा भी बयान दिया। खबर देवघर से है, जहां ऐतिहासिक विरासतों में शुमार कबूतर धर्मशाला आज अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। ये धर्मशाला जो नगर निगम की संपत्ति है, पिछले कुछ समय से भू माफियाओं के निशाने पर है, जो इसे बेचने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे नाराज व्यवसायी और किराएदारों ने एकजुट होकर महापौर रवि राउत से मुलाकात की और धर्मशाला को बचाने की गुहार लगाई। महापौर ने भरोसा दिलाया कि कबूतर धर्मशाला को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दिया जाएगा। नगर निगम की संपत्ति है तो ये हम होने नहीं देंगे। इसकी जितनी जांच होगी हम करवाएंगे। इनका जहाँ भी पेपर है उसको निकलवाएंगे। ये कबूतर धर्मशाला जो है वो बिक नहीं सकता है, उसका टाइटल नहीं बदल सकता है। टाइटल बदल करके जो है वो दिखा रहे हैं कि ये किसी पर्सनली व्यक्ति के नाम से एक ट्रस्टी अगर हो, तो वो सब हम लोग नहीं होने देंगे। और झारखंड में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।